हेलो एंड वेलकम टू कलम एकेडमी। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट कवर करने जा रहे हैं, विच इज नर्व इंपल्स कंडक्शन। नर्व इंपल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल करती हैं हमारे न्यूरॉन्स में, हमको पता है, ठीक है। अब नर्व इंपल्स के अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, है ना, कि नर्व इंपल्स का कंडक्शन किस तरीके से हो रहा है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, एक न्यूरॉन के अंदर इंपल्स जो है, हमको पता है कि अगर न्यूरॉन में एंटर किया है, डेंड्राइट के जरिए एंटर करेगा, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन के अंदर किस तरीके से इंपल्स ट्रैवल कर रहा है उसको हम लोग स्टडी करते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के अंदर में। और एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में जो इंपल्स ट्रैवल करेगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स के अंदर में। दोनों में डिफरेंस है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में क्या देखते हैं कि एक इंपल्स एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में तो जंप करता है विद द हेल्प ऑफ साइनैप्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में क्या देखते हैं कि एक न्यूरॉन के अंदर किस तरीके से इंपल्स ट्रैवल कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं, उसको हम किसमें देखते हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में। तो यहां पर बात करने जा रहे हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में। देखिए, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले समझेंगे कि यहां पर किस तरह के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर किस तरह के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको चैनल्स नहीं क्लियर है ना, तो फिर आप इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाइएगा। देखिए, बिल्कुल बेसिक हम लोग समझेंगे चैनल्स क्या होता है। देखो, सबसे पहला टाइप ऑफ चैनल जो होता है ना, जो कि एक्सॉन में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लीकी चैनल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स क्या होता है, लीकी चैनल्स वो चैनल्स होते हैं जो कि हमेशा खुले रहते हैं। हमारे नीट लेवल पे हम लोग यही समझेंगे कि हमेशा खुले रहते हैं, बट एक्चुअल में हमेशा खुले नहीं रहते, ठीक है। बट हम लोग नीट लेवल पे क्या समझेंगे कि हमेशा क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। तो लीकी चैनल्स क्या है, दे आर ऑलवेज ओपन। दे आर ऑलवेज ओपन, ये हमेशा क्या रहेंगे, खुले रहेंगे, ठीक है। और लीकी चैनल्स हमेशा खुले रहेंगे, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, Na+ या फिर K+ लीकी चैनल्स। Na+ और K+ लीकी चैनल्स क्या होते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। मतलब इनको स्टिमुलस मिले या ना मिले, हमेशा खुले रहेंगे और हमेशा इनका क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट कराते रहेंगे। अगर Na+ लीकी चैनल है तो Na+ का करवाएगा, K+ लीकी चैनल है तो K+ का करवाएगा। दूसरा टाइप यहां पर क्या आता है, दूसरा टाइप यहां पर आता है गेटेड चैनल्स के बारे में, है ना। यानी कि अगर हम लोग बात करें वोल्टेज गेटेड चैनल के बारे में, वोल्टेज गेटेड चैनल। देखिए, वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होता है, ये ऐसा चैनल है जो कि स्पेसिफिक वोल्टेज के मिलने पर, जब उसको स्पेसिफिक वोल्टेज मिलेगा उस सेल को, तब जाकर के चैनल ओपन होगा, वरना ये चैनल ओपन नहीं होगा। तो वोल्टेज गेटेड चैनल के बारे में क्या बोलेंगे, ओपन एंड क्लोज एट स्पेसिफिक वोल्टेज। जब एक स्पेसिफिक वोल्टेज मिलेगा तब क्या होगा, एक स्पेसिफिक वोल्टेज मिलने के वजह से ये चैनल या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। एक स्पेसिफिक वोल्टेज मिलने पर ओपनिंग होगी, एक स्पेसिफिक वोल्टेज मिलने पर इसका क्लोजिंग होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीसी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स हो जाएंगे अगेन Na+ बीजीसी, K+ बीजीसी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। थर्ड टाइप मेरे पास क्या आता है, थर्ड टाइप का चैनल होगा मैकेनिकली गेटेड चैनल। कि जब कोई मैकेनिकल स्टिमुलेशन को मिलेगा, जैसे कि मान लो अपने कान में जो ऑडिटरी रिसेप्टर होता है ना, इसको कोई वाइब्रेशन फील हुआ या फिर टच का फील होना, स्ट्रेच का फील होना, स्ट्रेच रिसेप्टर वगैरह होते हैं, इनमें क्या होता है, मैकेनिकल गेटेड चैनल होता है ना। तो ये मैकेनिकल स्टिमुलस की मदद से खुलता है, मैकेनिकल स्टिमुलस की मदद से ये क्या करता है, खुलता है ना। एग्जाम्पल आपका स्ट्रेच रिसेप्टर हो गया,
ऑडिटरी रिसेप्टर्स, एटसेट्रा। ठीक है, चौथा मेरे पास क्या है बोलो, लाइगैंड गेटेड चैनल। लाइगैंड गेटेड चैनल क्या बोलता है, ये ऐसा चैनल होगा जो कि किसी स्पेसिफिक लाइगैंड के जुड़ने के वजह से, अटैच होने के वजह से ओपन या क्लोज होगा, ओपन होगा। जैसे कि लाइगैंड मतलब क्या, यहां पर एक स्पेसिफिक केमिकल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ओपन अपॉन बाइंडिंग विथ अ स्पेसिफिक लाइगैंड। ठीक है, एक स्पेसिफिक लाइगैंड के मदद से, लाइगैंड के जुड़ने की वजह से क्या होगा, एग्जाम्पल क्या हो जा रहा है आपका Na+LgC, सोडियम लाइगैंड गेटेड चैनल। ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम लोग पढ़ते हैं ना, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि जब मोटर न्यूरॉन से इंपल्स आता है मसल सेल में, ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें Na+ लाइगैंड गेटेड चैनल्स होगा, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन क्या होगा, रिलीज होगा और जाके बाइंड करेगा किसके साथ में, मसल फाइबर के सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद Na+LgC पर, रिसेप्टर पर। वो एक मॉडिफाइड रिसेप्टर होता है, वो एक तरीके से गेटेड होता है, तो उसमें जब बाइंड करेगा एसिटाइलकोलिन तो Na+LgC ओपन होगा, Na+ का इन्फ्लक्स होगा और मसल फाइबर में क्या होता है, Na+ यानी कि Na+ आयंस का अमाउंट बढ़ जाता है, इन्फ्लक्स होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ चैनल्स हो गए। अब इन चैनल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे नर्व इंपल्स कंडक्शन समझने में, ये देखते हैं। सबसे पहली स्टेट के बारे में जो हम लोग बात करते हैं नर्व इंपल्स कंडक्शन में, नर्व को अगर स्टिमुलस नहीं मिला है, न्यूरॉन्स को अगर स्टिमुलस नहीं मिला है, तो वो किस हालत में होंगे, वो रेस्टिंग स्टेट में होंगे, यानी कि पोलराइज्ड स्टेट में होंगे। पोलराइज्ड स्टेट में होंगे। इस पोलराइज्ड स्टेट को हम लोग रेस्टिंग स्टेट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट क्यों, क्योंकि यहां पर इसको अभी तक स्टिमुलस नहीं मिला है, अभी तक स्टिमुलस नहीं मिला है। अगर स्टिमुलस नहीं मिला है तो क्या एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड नहीं होगा, लिहाजा ये एक्साइटेड नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि इट इज इन एन एक्साइटेबल स्टेट, है ना, ये एक्साइटेबल होता है। न्यूरॉन्स आर इन एक्साइटेबल स्टेट। एक्साइटेबल स्टेट मतलब वो एक्साइटेड हुआ नहीं है, लेकिन एक्साइटेड होने की क्षमता रखता है, एक्साइटेड हो सकता है। कब, जब इसको स्टिमुलस दोगे तब। बात समझ में आई। तो एक्साइटेबल स्टेट में होती है, ये अभी इसको स्टिमुलस नहीं मिला है, रेस्टिंग स्टेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। इस स्टेट में न्यूरॉन का क्या हाल रहेगा, मान लो हमने ये एक्सॉन बनाया, मान लो हमने ये क्या बनाया, एक्सॉन बनाया। अभी जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो एक नॉन माइलिनेटेड फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा एक्सॉन जिसके ऊपर माइलिन शीथ अभी नहीं है। अगर माइलिन शीथ होगा तो क्या होगा, वो बाद में देखेंगे। इस टॉपिक में देखेंगे कि अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो कंडक्शन कैसे हो रहा है वो समझने जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये एक्सॉन के बाहर का स्पेस है, मैं इसको ECF बोल सकता हूं, और ये जो एक्सॉन के अंदर का स्पेस है मैंने इसको ICF नाम दे दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अगर हम लोग ECF की बात करेंगे तो ECF में क्या देखेंगे, यहां पर हाई Na+ कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है। ECF में क्या है, हाई Na+ कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है। और ICF की बात करेंगे तो यहां पर हाई K+ कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है। क्या Na+ सिर्फ बाहर होगा, अंदर नहीं होगा, अंदर होगा, बट Na+ कैसा होगा, लो Na+ कॉन्सेंट्रेशन होगा। और बाहर में K+ नहीं होगा क्या, बाहर में होगा बट लो K+ कॉन्सेंट्रेशन होगा, लो K+ कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो अंदर में K+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर में कम, बाहर में Na+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर में कम। तो होगा क्या, पोलराइज स्टेट में यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। आयंस क्या होंगे, मूवमेंट होगा इनका अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, अक्रॉस द एक्सोलेमा। तो यहां पर जो मूवमेंट होगा किसी चैनल की मदद से होगा, किसी चैनल की मदद से होगा। तो किन चैनल की मदद से यहां पर मूवमेंट होता है, तो यहां पर Na+ एंड K+ लीकी चैनल्स के मदद से मूवमेंट होता है। पूरा लेक्चर देखना, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बस समझते जाइए, सुनते जाइए क्या बोल रहे हैं। Na+ K+ लीकी चैनल जो कि हमेशा खुले हैं,
तो हमेशा खुले हैं तो स्टेट में भी खुले होंगे, और खुले होने की वजह से इन Na+ लीकेज चैनल की वजह से क्या होगा, हाई से लो में जाएगा पोटेशियम और सोडियम हाई से लो में जाएगा। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, मतलब पोटेशियम को और सोडियम को दोनों का मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन पता ये चला कि K+ की जो परमिबिलिटी है मेम्ब्रेन में वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू Na+। ऐसा क्यों? क्योंकि K+ लीकेज, एनसीईआरटी इतना लिख के छोड़ दिया है, एनसीईआरटी ये लिख करके छोड़ दिया है दैट मेम्ब्रेन इज, ठीक है, ऐसे लिख दिया है कि एक्सॉन इज मोर परमिएबल टू K+ देन Na+ से कहीं ज्यादा परमिएबिलिटी K+ की देखने को मिलती है पोलराइज स्टेट में। ऐसा क्यों? ये एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, क्योंकि एनसीईआरटी इन चैनल गेटेड के बारे में बात नहीं करता है। तो यहां पर इसका रीजन हमको पता है कि भाई K+ लीकी चैनल का जो अमाउंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा सेल मेम्ब्रेन में एक्सॉन के एज कंपेयर टू Na+ लीकी चैनल। Na+ लीकी चैनल का जो अमाउंट होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है K+ के लीकी चैनल्स के अमाउंट के कंपैरिजन में। तो K+ का जो लीकी चैनल है, K+ का लीकी चैनल काफी ज्यादा है अमाउंट में एज कंपेयर टू Na+ लीकी चैनल। K+ का लीकी चैनल का अमाउंट काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू Na+ लीकी चैनल। इसकी वजह से परमिएबिलिटी K+ की क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। परमिएबिलिटी K+ की क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू Na+, है ना, एज कंपेयर टू Na+। पूरी इतना समझ में आएगी नहीं। तो K+ के बारे में पता चला कि K+ का काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, K+ अंदर से काफी ज्यादा बाहर जाएगा और Na+ बहुत ही कम अमाउंट में बाहर से अंदर आ पाएगा। तो अगर नेट मूवमेंट आप देखिएगा पॉजिटिव आयंस का, तो नेट मूवमेंट, क्योंकि ये ज्यादा बाहर जा रहा है अंदर कम आ रहा है, पॉजिटिव आयन अंदर कम आ रहा है ज्यादा बाहर जा रहा है, तो बाहर की तरफ एक नेट पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है और अंदर की तरफ एक नेट नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। यहां पर अगर हम लोग चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो बाहर की तरफ नेट पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है और अंदर की तरफ नेट नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। चार्जेस कुछ इस तरीके से होगा, चार्जेस कुछ इस तरीके से होगा, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो कंट्रीब्यूशन टू नेगेटिव चार्ज, क्या नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ K+ लीकी चैनल के ज्यादा होने की वजह से हो रहा है? नहीं, एक्चुअली आईसीएफ में, इन आईसीएफ कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, है ना, इन आईसीएफ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है ये इम्परमिएबल है, ये बाहर नहीं जा सकते, ये प्रोटीन्स बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स आर impermeable to this membrane। तो नेगेटिव चार्ज बाहर नहीं जा पा रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कसरत से बाहर जा रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर जा रहा है। इससे क्या समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज बाहर में बहुत ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अंदर में हो जाएगा। तो नेट चार्ज बाहर की तरफ, इस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव, क्योंकि यहां पर एक नेट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये पोलराइज स्टेट में, मतलब इनमें चार्ज का डिफरेंस देखने को मिलता है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। यहां भी सेम चीज होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां तक समझ में आया। लेकिन सर ये जो मूवमेंट हो रहा है, लीकी चैनल्स तो हमेशा खुले हैं, लीकी चैनल्स तो खुले हैं, तो लीकी चैनल्स के खुले होने की वजह से मूवमेंट हो रहा है। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब K+ कॉन्सेंट्रेशन अंदर जितना है बाहर के बराबर हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आयंस का मूवमेंट रुकेगा कि चलता रहेगा, रुक जाएगा, है ना। तो आयंस का मूवमेंट एक पॉइंट के बाद रुक जाना चाहिए, लेकिन रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि यहां पर एक और हीरो हमारे पास प्रेजेंट है। वो हीरो क्या करता है, इस पोलैरिटी को टूटने नहीं देगा, इस पोलैरिटी को मेंटेन करके रखिएगा। वो क्या होता है, एक यहां पर ATPase प्रेजेंट होता है। ये क्या है, Na+, K+ ATPase। Na+, K+ ATPase एक पंप प्रोटीन है।
पंप प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करके उससे एनर्जी मिलेगा, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या करेगा, सोडियम और पोटेशियम का मूवमेंट करेगा, है ना। तो यहां पर Na+K+ATPase क्या करता है, Na+K+ATPase अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट कराएगा। बताओ सोडियम का मूवमेंट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहां पर होना चाहिए, बाहर से अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये क्या कराता है, सोडियम को बाहर फेंकेगा, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट कराएगा। कितना सोडियम को, 3 सोडियम को, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, और ये क्या करता है, 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है। ध्यान से अगर देखोगे पोटेशियम में कॉन्सेंट्रेशन अंदर में ज्यादा है, बाहर में कम, मूवमेंट यहां होना चाहिए था अलाउंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन ये कैसे चलता है, उल्टा चलता है, क्योंकि ये एटीपी खर्च कर रहा है, ये एटीपीएज है, ये एक पंप प्रोटीन है। तो ये क्या कर रहा है, 3 सोडियम एनर्जी को यूटिलाइज करके अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करेगा, 3 सोडियम को अंदर से बाहर फेंकेगा, लो टू हाई फेंकेगा, और 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर फेंकेगा। तो 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर करते जा रहे हैं। तो ये 3 बाहर फेंक रहा है। अगर इसका नेट देखोगे, नेट चार्ज अगर देखोगे मूवमेंट का, तो 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, 3 पॉजिटिव आयंस बाहर जा रहा है, 2 पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है। इसका मतलब कि नेट जो चार्ज हो रहा है मूवमेंट का, पॉजिटिव ज्यादा बाहर की तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ कम पॉजिटिव है। तो ये मेंटेन करेगा। मान लो कि K+ कॉन्सेंट्रेशन मान लो यहां पर बहुत ज्यादा हो गया, तो K+ को बाहर से खींच के अंदर ले आ रहा है, K+ जैसे जैसे जा रहा है बाहर में, वापस खींच के अंदर ले आ रहा है, अंदर से Na+ को कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पोलैरिटी इज मेंटेन्ड। क्या बोलेंगे इसके वजह से, Na+K+ATPase क्या करता है, मेंटेन्स पोलैरिटी। ये शायद हैंग कर रहा है बोर्ड, जस्ट अ सेकंड। Na+K+ATPase क्या करेगा, Na+K+ATPase सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, मेंटेन्स पोलैरिटी। तो इसको पोलराइज स्टेट में मेंटेन करेगा। बोलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, यहां पर जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, यहां लिख लेते हैं। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसको हम लिखते हैं आरएमपी। आरएमपी की वैल्यू यहां पर जब हमने मेजर करी तो -70 मिलीवोल्ट देखने को मिला। आरएमपी की वैल्यू जब मेजर करी तो कितना देखने को मिला, -70 मिलीवोल्ट। मतलब कि पोलराइज स्टेट में अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, तो कितना होगा, -70 मिलीवोल्ट देखने को मिलेगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जब मान लीजिए इसके किसी एक हिस्से को स्टिमुलस मिल गया, है ना, अब इसके किसी एक हिस्से को क्या मिल गया, स्टिमुलस मिल गया, तो अब यहां पर क्या होगा, पोलैरिटी टूटेगी। पोलैरिटी के टूटने को हम क्या बोल देंगे, डीपोलराइजेशन बोल देंगे। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, यहां पर एक्सॉन बना हुआ है, एक्सॉन के किसी एक हिस्से में अगर मान लो ये पहले पोलराइज था, तो अंदर में क्या चार्ज था, बोलो, अंदर में चार्जेस नेगेटिव थे, बाहर में चार्जेस क्या थे, पॉजिटिव थे। अंदर में चार्जेस नेगेटिव थे, बाहर में चार्जेस पॉजिटिव थे। इसके पोलैरिटी को हमको रिवर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब इसको स्टिमुलस मिलेगा तो स्टिमुलस मिलने के वजह से जो वोल्टेज गेटेड चैनल, पहले समझेंगे कि लीकी चैनल क्या है। यहां पर लीकी चैनल्स वो तो हमेशा ओपन रहते हैं, तो यहां भी क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। स्टिमुलस मिलने की वजह से क्या होगा, यहां पर जो Na+VGC था, Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल था, क्योंकि स्टिमुलस मिला तो वोल्टेज में चेंज हुआ, और वोल्टेज में चेंज होने की वजह से Na+VGC क्या हो गया, ओपन हो गया। तो Na+VGC क्या हो जाएगा, यहां पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्टिमुलस मिलने की वजह से Na+VGC ओपन हो गया, और सोडियम पोटेशियम ATPase जो था, सोडियम पोटेशियम ATPase जो था वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। इसको हमने स्विच ऑफ कर दिया, इसको हमने रोक दिया। तो Na+K+ATPase जो मूवमेंट करवा रहा था, Na+K+ATPase जो मूवमेंट करवा रहा था, 3 सोडियम बाहर फेंकने का और 2 पोटेशियम अंदर फेंकने का, ये मूवमेंट को यहां पर क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया गया। तो Na+K+ATPase के मूवमेंट को स्टॉप करने की वजह से क्या होगा, जो पोलैरिटी वो मेंटेन कर पा रहा था पोलराइज स्टेट में, वो पोलैरिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो अब क्या होगा, लीकी चैनल्स की मदद से मूवमेंट तो हो ही रहा है ना, लीकी चैनल्स की मदद से K+ बाहर जा रहा है, और Na+ बहुत कम अमाउंट में क्या हो रहा है, बहुत कम अमाउंट में अंदर आ रहा है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप को हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो उसके बाद Na+VGC जब ओपन हो गया है, तो Na+ का यहां पर क्या होगा, भारी मात्रा में इन्फ्लक्स होगा।
और Na+ का इन्फ्लक्स होने की वजह से Na+ की कॉन्सेंट्रेशन ICF में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो Na+ BGC की ओपन होने की वजह से Na+ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन ICF। अब Na+ कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होगा ICF में तो क्या होगा, जो पोलराइज स्टेट था यानी कि अंदर में नेगेटिव था वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, है ना। जो पोलराइज स्टेट अंदर में नेगेटिव था वो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव में। और जो बाहर में पॉजिटिव चार्ज था वो चेंज होकर के नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। बाहर में जो पॉजिटिव चार्ज था वो चेंज होकर के नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ Na+ BGC एंड क्लोजिंग ऑफ Na+ K+ ATPase, है ना। तो Na+ K+ ATPase के बंद होने की वजह से और Na+ BGC की ओपन होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो गया। तो इस हिस्से में क्या हो गया, मान लो इतना पोर्शन दिखा रहे हैं, इस हिस्से में क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो गया। और ये हिस्सा मान लो अभी भी क्या है, सेम है। ये हिस्सा मान लो अभी भी पोलराइज स्टेट में है, ये हिस्सा क्या होगा, डीपोलराइज। तो इतने हिस्से को हमने क्या बोल दिया, यहां पर डीपोलराइजेशन हो रहा है, यहां पर डीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। डीपोलराइजेशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि पोलराइज स्टेट में जो इसकी पोलैरिटी थी, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, अब क्या हो गया, रिवर्स हो गया, पोलैरिटी इज रिवर्स्ड। पोलैरिटी रिवर्स क्यों हो गया, पोलैरिटी इज रिवर्स्ड। पोलैरिटी रिवर्स क्यों हो गया, क्योंकि परमिबिलिटी रिवर्स हो गया। अब जो मेम्ब्रेन K+ के लिए ज्यादा परमिबल था, परमिबिलिटी की अगर बात करेंगे, परमेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो जो मेम्ब्रेन K+ के लिए पहले ज्यादा परमेबल था पोलराइज स्टेट में, अब Na+ के लिए ज्यादा परमेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू K+, है ना। तो यहां पर चेंजेस क्या हुआ, पोलैरिटी का चेंज हुआ कि बाहर की तरफ पहले क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज था। क्या क्या चीजें खुली हुई थी, लीकी चैनल्स खुला हुआ था और सोडियम पोटेशियम ATPase खुला हुआ था, ऑन था। डीपोलराइज स्टेट में हमने क्या किया, इस Na+ K+ ATPase को ऑफ कर दिया और Na+ BGC को ओपन कर दिया। Na+ BGC को ओपन करने के वजह से सोडियम आयन्स का काफी ज्यादा इन्फ्लक्स हुआ, और काफी ज्यादा इन्फ्लक्स हुआ तो इन्फ्लक्स होने की वजह से क्या हुआ, देखो Na+ यहां पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, और अंदर का चार्ज नेगेटिव से चेंज होकर कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और बाहर का चार्ज कंपैरेटिवली कैसा रहा, नेगेटिव। ये किस हिस्से की बात हो रही है, जहां पर डीपोलराइजेशन देखने को मिला, जहां पर स्टिमुलस मिला है, ठीक है। अब ये स्टिमुलस क्या होगा, ट्रैवल करेगा आगे, अब ये स्टिमुलस क्या होगा, ट्रैवल करेगा। तो डीपोलराइज स्टेट में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, डीपोलराइज स्टेट में पोटेंशियल, क्योंकि अंदर की तरफ क्या था, पहले नेगेटिव था, अब आपने पोटेंशियल को इंक्रीज किया, पॉजिटिव किया है, तो -70 से बढ़ करके क्या होगा, -70 से बढ़ करके क्या हो जाएगा, +30 मिलीवोल्ट्स हो जाएगा। तो डीपोलराइज स्टेट में अगर पोटेंशियल को मेजर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, +30 मिलीवोल्ट्स मिलेगा। और पोलराइज स्टेट में क्या था, -70 मिलीवोल्ट्स पोटेंशियल पर क्वेश्चन हमको पूछता है, ठीक है। तो ये डीपोलराइजेशन के बारे में था। सिंपली हमको क्या समझ में आया, यहां पर Na+ BGC ओपन हो गया, लीकी चैनल से ओपन रहेगा ही, Na+ K+ ATPase को ऑफ कर दें। इसको ऑफ करने का मकसद क्या है, अगर ये ऑन रहता, इसको ऑफ नहीं करते, Na+ BGC अगर खुला रहता, Na+ का इन्फ्लक्स होता, लेकिन तुरंत Na+ को बाहर फेंक देता, तुरंत Na+ को बाहर फेंक देता, तो पोलैरिटी को ये टूटने नहीं देता, चेंज होने नहीं देता, और वो हम नहीं चाहते। हमको चाहिए कि पोलैरिटी को रिवर्स करे ताकि स्टिमुलस आगे बढ़े, है ना। तो ये था डीपोलराइजेशन के बारे में। अब ये क्या होगा, इंपल्स यहां से यहां आगे ट्रैवल करेगा। डीपोलराइजेशन में क्या होगा, इंपल्स यहां से यहां आगे ट्रैवल करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज है, चार्जेस हमेशा कैसे मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये इंटरनली क्या होगा, ऐसे मूव करेगा, और ये एक्सटर्नली ऐसे मूव करेगा। तो ये जो स्टिमुलस यहां पर था, अब ये मूव करके नेक्स्ट पार्ट पर जाएगा। जो स्टिमुलस पहले यहां पर था, अब ये मूव करके नेक्स्ट पार्ट पे जाएगा। तो मान लो इतना हिस्सा पहले डीपोलराइज था, अब ये हिस्सा क्या हो जाएगा, वापस से रीपोलराइज हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी इसको ABC से दिखाती है। तो पहले हमने A वाले हिस्से को डीपोलराइज किया था, तो अब ये वापस से क्या हो जाएगा, रीपोलराइज। A वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, वापस से रीपोलराइज। और चार्जेस के मूवमेंट के वजह से अब ये हिस्सा क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, रीपोलराइज, है ना। तो ये वापस पोलराइज स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि चार्जेस आगे मूव कर गया है, और डीपोलराइज स्टेट यहां से यहां चला गया। थर्ड फेज जो हम लोग देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं,
रीपोलराइजेशन में देखते हैं कि ये जो हिस्सा डीपोलराइज हुआ था वापस से पोलराइज कैसे हो रहा है, कुछ तो चेंजेस हुआ होगा। सर ये हिस्सा डीपोलराइज कैसे हुआ, जैसे फर्स्ट हिस्सा हुआ था, ए वाला सेगमेंट हुआ था, वैसे सेकंड बी वाला सेगमेंट भी डीपोलराइज होगा। लेकिन ये हिस्सा वापस से पोलराइज में चला गया ना, उसके बारे में बात करते हैं कि रीपोलराइजेशन कैसे हो रहा है। रीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन में डिफरेंस है ना। रीपोलराइजेशन मतलब कि डीपोलराइजेशन के बाद वापस से पोलराइज हो जाना, वापस से अपनी पोलैरिटी को मेंटेन कर लेना। तो देखो क्या होगा, ये हिस्सा जब डीपोलराइज था तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज था, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज था, है ना। किसके वजह से था, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या लीकी चैनल्स में कोई चेंजेस होगा, नहीं। लीकी चैनल्स यहां पर क्या होगा, ओपन रहेगा। लीकी चैनल्स यहां पर हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। दूसरा, उस केस में Na प्लस बीजीसी खुला हुआ था, डीपोलराइज केस में खुला हुआ था। अब जब रीपोलराइज होगा तो क्या होगा, इसको हम लोग ऑफ करेंगे, तो ये क्या कर देंगे, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस केस में हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। Na प्लस बीजीसी क्लोज कर दिया तो सोडियम का इन्फ्लक्स खत्म हो जाएगा। सोडियम का इन्फ्लक्स खत्म हो जाएगा तो सोडियम के लिए जो परमिबिलिटी बढ़ गई थी डीपोलराइज स्टेट में, वापस से क्या होगा, सुनो सुनो ध्यान से, सोडियम के लिए जो परमिबिलिटी बढ़ गई थी डीपोलराइज स्टेट में, किसके वजह से, Na प्लस बीसी की वजह से। अब वो परमिबिलिटी क्या हो जाएगी, वापस कब हो जाएगी क्योंकि Na प्लस बीसी को हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया। तो Na प्लस बीसी को ऑफ करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, वापस से K प्लस के लिए ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू Na प्लस। लेकिन सर Na प्लस K प्लस ATPase तो डीपोलराइज स्टेट में ऑफ किए था आपने, यहां पर वापस से ऑन कर देंगे, क्योंकि सिर्फ परमिबिलिटी चेंज होने से मकसद हल नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा, क्योंकि परमिबिलिटी चेंज होने के बाद पोलैरिटी को मेंटेन भी तो करना है। तो पोलैरिटी मेंटेन करने के लिए हमने Na प्लस और K प्लस ATPase इसको वापस से ओपन कर दिया, ऑन कर दिया। बोले बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो Na प्लस K प्लस ATPase ऑन हो गया वापस से, जैसे पोलराइज स्टेट में था चीजें वापस से पोलराइज स्टेट में चली गई। Na प्लस VGC यहां पर क्या कर दिया, हमने इसको क्लोज कर दिया। Na प्लस VGC को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और इसको वापस पोलराइज स्टेट में लाने के लिए, K प्लस की परमिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, K प्लस VGC को ओपन कर दिया। वहां पर डीपोलराइजेशन में क्या किया था, Na प्लस पीजीसी को ओपन किया था, यहां पर क्या करेंगे, K प्लस पीजीसी को ओपन करेंगे, जिससे परमिबिलिटी ऑफ K प्लस एज कंपेयर टू Na प्लस क्या होगा, बढ़ जाएगा। पोलराइज स्टेट में ज्यादा था ही, बट इस केस में आप K प्लस पीजीसी की जरूरत क्यों ले रहे हैं, उसकी मदद क्यों ले रहे हैं, समझो इस बात को। पोलराइज स्टेट में क्या K प्लस पीजीसी ओपन था, ओपन नहीं था, तो वहां पर भी तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी K प्लस की Na प्लस से। तो अगर इसके बारे में बात ना भी करें तब भी परमिबिलिटी इंक्रीज होगी ना, हाँ कंपैरेटिवली इंक्रीज होगी। लेकिन अब हमको डीपोलराइज से खींच करके उसको पोलराइज में लाना है, +30 से खींच करके उसको -70 में लाना है, तो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए हमने क्या किया, K प्लस पीसी को खोल दिया कि भाई तुम मदद करो वापस से हमको +30 से खींच करके -70 में लाने के लिए। तो K प्लस पीसी जब ओपन होगा तो क्या होगा, जो +30 मिलीवोल्ट पर चला गया था, यहां पर पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा, वापस से पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा, वापस से -70 मिलीवोल्ट्स पर चला जाएगा। पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा, -70 मिलीवोल्ट्स पर चला जाएगा। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं। तो ये पोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ और वापस से रीपोलराइजेशन हुआ। चौथा एक और स्टेज होता है, वो भी देख लेते हैं कि मान लो K प्लस पीजीसी ओपन किया और मेरा पोटेंशियल +30 पे था, +30 से घटते घटते +20, +10, 0, -10, -20 घटते घटते कहां तक आ गया, -70 मिलीवोल्ट तक आ गया। अब जब -70 मिलीवोल्ट तक आ गया, अब क्या K प्लस बीसी की जरूरत है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब -70 पे हमको उससे और नीचे नहीं जाना है, हमको अपने पोटेंशियल को -70 मिलीवोल्ट पर मेंटेन करना है, -70 से और घटाना नहीं है, क्योंकि हमको पोलराइज, क्योंकि अगर -70 से घट जाएगा तो क्या होगा, अगर -70 मिलीवोल्ट से पोटेंशियल को आपने घटा दिया तो आपका मेम्ब्रेन स्टिमुलस लेने लायक नहीं रहेगा। पोलराइज स्टेट में जब तक मेम्ब्रेन नहीं होगा तब तक वो एक्साइटेबल स्टेट में नहीं होगा। एक्साइटेबल स्टेट में नहीं होगा मतलब स्टिमुलस रिसीव नहीं कर पाएगा। तो स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए इट शुड बी इन -70 मिलीवोल्ट्स, तो उसको हमको -70 मिलीवोल्ट्स पर ला करके उसको रोकना है। तो -70 मिलीवोल्ट्स पर ला करके रोकने के लिए क्या करेंगे, K प्लस बीसी को ऑफ कर देंगे। लेकिन K प्लस बीजीसी को ऑफ अगर सही से टाइम पर नहीं हो पाया, मान लो अगर K प्लस बीजीसी सही पर टाइम पर ऑफ नहीं हो पाया,
तो क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है। सर हमको तो बस पोलराइज करना था, लेकिन पोलराइजेशन अगर वक्त पर रोक नहीं पाए के प्लस बीजीसी को ड्यू टू लेट क्लोजर ऑफ के प्लस बीजीसी, क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल घट करके क्या हो जाएगा, -70 से घट करके -90 मिलीवोल्ट चला जाएगा। क्यों? सिर्फ एक कारण के वजह से। वो कारण क्या था, आपने के प्लस बीजीसी को वक्त पर क्लोज नहीं किया। लेट क्लोजर के वजह से क्या हुआ, -70 मिलीवोल्ट पर वो चला गया। और जब वो -90 मिलीवोल्ट पर चला गया, सॉरी -90 मिलीवोल्ट पर चला गया, ठीक है, तो अब हमने क्लोज कर दिया। अब मान लो कि टाइम पर क्लोज नहीं हुआ, लेट क्लोज हुआ, तो -90 पे जाने के बाद अब क्लोज हो गया के प्लस बीजीसी। अब जब क्लोज हो गया तो क्या होगा, अब जब के प्लस बीजीसी क्लोज हो गया तो सर वापस से इसको -90 से उठा के -70 पे लाना पड़ेगा। कैसे लाइएगा सर, कुछ नहीं करना होगा, अब कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि मेरे पास Na प्लस के प्लस एटीपीएस है, वो अपना काम कर देगा पोलैरिटी को मेंटेन करने का। वो -90 से खींच के -70 पर लेकर के आ जाएगा। तो सर +30 से खींच के -70 के लिए भी वो काफी होना चाहिए था, नहीं, वो बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है। +30 से -70 मिलीवोल्ट पर खींचने के लिए हमको के प्लस बीजीसी की मदद चाहिए थी, लेकिन यहां पर के प्लस बीजीसी की मदद नहीं चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसको के प्लस बीजीसी को यहां पर लेट क्लोजर के वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, यानी कि -70 भी पोलराइज स्टेट पे था, अब -90 पर चला जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये था आपका कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे से चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर अगर समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड डू शेयर इट विथ योर नीट एस्पिरेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।